हेलो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ओके। पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा। मैंने देखा कि सॉलिड देयर आर टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद मैंने जो है सॉलिड के एक अलग टाइप्स को देखा, जिसमें सॉलिड के अंदर जो है 4 टाइप के सॉलिड्स हमने देखे, जिसमें था आपका मेटेलिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमने 3 टाइप्स के देखे, जिसमें पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स और आपका क्या था, ये आपका बेस था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसमें मौजूद होते हैं सॉलिड्स के अंदर, उनको किस फोर्स से वो बने हुए हैं, ठीक है। ओके, आज हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ओके, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है? आप देखिए, जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिकल होता है हमारा। क्या होता है? क्यूबिकल होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेस लैटिस के बारे में। A space lattice is an array of points showing how molecule atoms are arranged in 3-dimensional space। उसे आप क्रिस्टल भी बोल सकते हो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, या कह सकते हो पार्टिकल्स में आपका हो गया एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन कैसे एक स्पेस में अरेंज्ड है 3-डायमेंशनल स्पेस में, उसी को हम बोलेंगे लैटिस, ठीक है। लैटिस मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ब्रिक्स आपने देखा है, ब्रिक्स, ईंट, ब्रिक्स देखा है। एक ब्रिक्स अगर हम ले, वो क्यूबिकल होता है ब्रिक्स हमारा। अगर ब्रिक्स को हम रखें, एक ब्रिक्स को रखें और उसके आगे ब्रिक्स, पीछे ब्रिक्स, बहुत सारी ब्रिक्स उसके चारों तरफ लगा दें, तो जो बनने वाला एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो हमारा बन के, वो एक लैटिस दिखेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो है वहां पे ब्रिक्स को रिपीट किया गया है, मतलब एक ब्रिक्स को मैंने कॉमन माना, वो एक ब्रिक्स है, उसी टाइप्स की लाखों ब्रिक्स हमने रखी, उसी को बोल देते हैं लैटिस। घर आप देखते हैं, घर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? उसका फंडामेंटल ब्रिक्स है, ठीक है। अब ब्रिक्स को अरेंज किया गया है सिस्टमेटिक, वेल अरेंज, ठीक है। उनको ऑर्डर में एक अरेंज किया गया है और एक अच्छा सा शेप मिलता है, ठीक है। 3-डायमेंशनल एक वेल अरेंज पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वेल अरेंज, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। उनको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, जनरली पॉइंट से, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका पॉइंट, अगर मैं इसे देखूं आपका, ये एक एटम है, एटम के बीच में आप क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है जनरली न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, हम एटम को ऐसे शो करते हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मानूंगा, एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, इससे आप समझेंगे कि ये एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चाहे हम इसको ऐसे दिखाएं, चाहे पॉइंट से दिखाएं, तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट्स को स्पेस लैटिस बोलते हैं। वेल अरेंज्ड पॉइंट होते हैं 3-डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेस लैटिस समझना। ये पॉइंट्स मैं यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट और मैं यहाँ बीच में ले रहा हूँ, फिर यहाँ ले रहा हूँ, ये 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेस लैटिस है, ये पॉइंट्स जो मैंने इंडिकेट किया है आपका, ये स्पेस लैटिस है। और इसी पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा और हमें एक यूनिट सेल मिलेगा, ठीक है। हम देखते हैं, देखो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को, ये आपका जो पॉइंट है,
इससे आप कंसिडर कर लीजिए ये एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मैं मिला रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको, यहां मिला दिया मैंने, फिर नीचे मैंने लिया इसको, इस पॉइंट को, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत सिंपल लेसन है ये, थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन बोरिंग नहीं है। तो सॉलिड्स होते हैं हमारे, सॉलिड्स उनका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमने लिया, Na+Cl- लाखों आयंस ऐसे हैं जो एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। तो क्यूबिकल फॉर्म में वेल अरेंज रहते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल, या उसको आप बोल सकते हो लैटिस। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इस पॉइंट को यहाँ से मिला है, ठीक, और इस पॉइंट को यहाँ से मिला है मैंने, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। ये आपका क्या है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे जो है हजारों यूनिट सेल रिपीट होंगे, ऐसे रिपीट होंगे, कंटिन्यू रिपीट होने के बाद एक आपको लैटिस देंगे, क्या देंगे, लैटिस, जिसे आप बोल सकते हो क्रिस्टल, मतलब मोर एंड मोर रिपीटिंग यूनिट सेल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो रिपीटिंग यूनिट सेल होगी उसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल। तो हमें जो पूरा स्टडी करना है, पूरा हमारा ये लेसन बेस्ड होगा, एक यूनिट सेल को हम पकड़ेंगे और यूनिट सेल हमारा क्यूबिकल, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल, ओके। ये स्पेस लैटिस है हमारा, यूनिट पॉइंट इंडिकेट किया, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ाइए आप इसको आगे, ये पॉइंट मिलाया, इसको मिलाया, सॉरी देखिए ये स्पेस लैटिस है, ठीक। अब सॉलिड्स को आप जानते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको मिलाया हमने, इसको मिलाया और इसको मिलाया, देखिए आप ऐसे एक और क्यूबिकल स्ट्रक्चर, फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप आगे बढ़ाते रहिए, आपको एक लैटिस मिलती चली जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ आसान है, बिल्कुल। तो ये यहाँ नहीं मिलेगा, ये एरिया यहाँ मिलेगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, एक लैटिस है, एक यूनिट सेल बना था और बार बार यूनिट सेल रिपीट हो रहे थे, एक लैटिस बन रहा है, ठीक है। और एक क्यूब फॉर्म है, क्यूब को आप जानते हैं कैसे बनता है, मैं आपको क्यूब दिखा दूं यहाँ पे, 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक, ये क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। और क्यूब में जो है ये यूनिट सेल, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम अभी आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ यूनिट सेल की डेफिनेशन पहले देख लो आप, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस जो हम देख रहे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जो आपका यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल, छोटा यूनिट सेल, ठीक है, जिसमें 8 कॉर्नर होते हैं, पहले यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, ये आप देख लीजिए, 8 कॉर्नर होंगे, तो हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल आयन प्रेजेंट होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक मॉलिक्यूल यहाँ मैंने रखा है, एटम्स, 8 कॉर्नर पे मैं अरेंज कर दूंगा एटम, ये सिंपल होता है यूनिट सेल हमारा, क्या है ये, सिंपल यूनिट सेल। ये जो हमारा कमरा है, ये कमरा एक यूनिट सेल हम मानते हैं, कमरे को क्या मानते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल मानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, एटम, ये आपका एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने बोला यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस which when repeated over and over again, अगर मैं इसको over and over again रिपीट करता रहूं उसको, result in a crystal of the given substance, वो जो सब्सटेंस हमारा गिवन सब्सटेंस का एक क्रिस्टल मुझे मिल जाएगा। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूं, उसके आयंस को एक यूनिट सेल में अरेंज करता हूं, ठीक है, और उस यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड के लाखों मतलब कि कंपाउंड में NaCl के
लाखों कंपाउंड्स ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसके, वो जो अरेंज होगा ये मिलेगा हमें, वो लैटिस मिलेगा, या उसे आप क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक क्रिस्टल भी बोलते हैं। ठीक, क्रिस्टल है डिफिनिट ऑर्डरली अरेंजमेंट, या आप लैटिस बोलते हैं। हाँ, आप मैं एक क्यूब ले आया हूँ, क्यूब से समझाता हूँ इस बात को। जैसे ये आपके पास एक क्यूब है, देख रहे हैं क्यूब, इसका जो एक क्यूब है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे क्यूब हैं और ढेर सारे क्यूब मिलकर एक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। ध्यान देखिएगा, इसी को हम क्रिस्टल लैटिस भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं इसको? एक क्रिस्टल भी बोल लेते हैं। तो मुझे सिंपल क्यूबिक के बारे में जानना है, जिसका क्या होगा, लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या होगी? सेम होंगी, और इनके बीच जो फेसेस के बीच एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए आपका, ये आपका हाइट है, इसको मैं लेंथ ले लूं, और ये क्या हो गया? ब्रीथ हो गया। हाइट, लेंथ एंड ब्रीथ। आप जो है ये आपको ऐसे दिख रहा है 2 डायमेंशनल, बट ये 3 डायमेंशनल प्रेजेंट है, ए, बी एंड सी। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, देखो सारी डिस्टेंस क्या इक्वल है, किधर भी आप देखिए पूरा क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें A = B = C। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे इस क्यूब में यहाँ पे से बना के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे। ठीक, इसको मैं A ले लूं, तो इसको B ले लूं, और ये क्या ले लूं? C। लेंथ, ब्रीथ और ये हाइट ले लूं, तो यहाँ पे A = B = C। ठीक है, वैसे तो क्रिस्टल जो है आपके 7 टाइप्स के होते हैं, और 7 टाइप के क्रिस्टल को और हम थोड़ा मॉडिफाइड करें तो 14 टाइप के क्रिस्टल मिलते हैं, जिसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा पूरा सिंपल यूनिट सेल पे होगा। यूनिट सेल टोटल 7 टाइप्स की है, अगर मैं बताऊं यहाँ पे मेन यूनिट सेल 7 टाइप की है, लेकिन मुझे उस यूनिट सेल की स्टडी करना है जिसमें A, B, C की वैल्यू इक्वल होगा, और जिसमें जो एंगल्स है अल्फा, बीटा एंड गामा, ये जो एंगल्स है अल्फा, बीटा और गामा, ये जो एंगल्स है कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बस मुझे इसी क्यूबिक यूनिट सेल पे काम करना है। ठीक है, तो आपने ये देखा है यहाँ पे कि एक यूनिट सेल, ये अगर ये यूनिट सेल बार बार रिपीट हो, देख रहे हो पीछे आगे अंदर बाहर पूरा यूनिट सेल ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बार बार जो यूनिट सेल रिपीट कर रहा है, इससे एक लैटिस फॉर्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लैटिस। कभी कभी आप देखते होंगे जो घर पे आप मकान जब बनवाते हैं तो ईंट आता है, तो जो लोग ईंट को सेट करते हैं, इतना रेगुलरिटी अरेंजमेंट उनका होता है, इतना बढ़िया 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो सेटिंग करते हैं उसको। आप देख सकते हो बेटा कि एक ब्रिक्स को ले, उसको यूनिट सेल मान लें। हमारा ब्रिक्स क्या है? यूनिट सेल, और उसी यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करें। देखो कितनी सारी ईंटें वहां पे होती हैं, उस पूरा जो ईंट का एक चट्टा टाइप का जो बोलते हैं पूरा एक लगा हुआ है, ये बहुत सारी ईंटें एक जगह पे, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। देखते हैं आप कितने बढ़िया से लगे हुए होते हैं यूनिट सेल। ठीक है, वो एक यूनिट सेल, ब्रिक्स को हम यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं, और जो पूरे ब्रिक्स मिलके जो फॉर्म होने वाला है उसे क्रिस्टल बोलो या लैटिस बोलो। और स्पेस लैटिस की जो बात हुई, एक पॉइंट्स है, पॉइंट शो कर रहा है एटम और मॉलिक्यूल्स या आयंस को शो कर रहा है। क्लियर है? हमारा फोकस इस यूनिट सेल पे होगा, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए अगर A, B, C इक्वल होगा तो हमें इसको एक्सप्लेन करने में और इसके बारे में बताने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें NaCl, कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब के जो सॉलिड्स हैं आपके, H2O, वाटर, जो H2O मॉलिक्यूल्स अगर ये है आइस फॉर्म में, किसमें है? आइस में, सॉलिड स्टेट में जब वाटर होता है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा मॉलिक्यूल्स होगा। अगर यहाँ पे जो शो करेगा कार्बन पे, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स शो करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है सॉलिड फॉर्म में, अगर लेंगे ये मॉलिक्यूल्स होगा पूरा एक मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, OH2, जो भी आप लेंगे, कॉपर लेंगे तो कॉपर। ठीक है, तो कॉपर मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, ये देख रहे हैं ये पूरा कॉपर के ही एटम्स मौजूद होंगे। किसके एटम मौजूद होंगे? कॉपर के एटम, एक टच करते हैं। ये ऐसे आप देख सकते हो प्लेन पर, बट ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, मतलब कॉपर के ही क्रिस्टल आपको उसमें पूरे में देखने को मिलेंगे। अब NaCl है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा Na+, Cl-, Na+, Cl-, एक वेल अरेंज पैटर्न में देखेंगे। ठीक है, अब उनको मैं
यहाँ पे दिखाता हूँ तो एक यूनिट सेल के फॉर्म में दिखाऊंगा। यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कार्बन होते हैं, मुझे पता है यूनिट सेल में कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन होते हैं। 8 कार्बन पे हम 8 एटम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल देखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यूनिट सेल को बार बार रिपीट करें तो इक्वलाइटिस मिलता है, ठीक है। वैसे जो आपका यूनिट सेल है वो 7 टाइप का होता है, लेकिन जो 7 टाइप पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल वाला टाइप पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल कई टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम में दिखाऊं क्यूबिक, टेट्रागोनल, जैसे आपका एक होता है क्यूबिक, सेकंड आपका है टेट्रागोनल, मैं दिखा देता हूँ, बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें जो स्टडी और फोकस करना है केवल क्यूबिक यूनिट सेल पे करना है, टेट्रागोनल। और इसके बाद आर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, और नेक्स्ट हमारा है चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा हमारा है भैया ट्राइक्लिनिक, छठा है हेक्सागोनल, और जो 7 हमारा है वो है 7 पॉइंट है रोम्बोहेड्रल। नाम इतने भयानक है, जैसे राक्षस के नाम हो, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे हमको बात ही नहीं करना है। मैं उसी क्यूबिक को समझ सकता हूँ, उसी क्यूबिकल स्ट्रक्चर को समझ सकता हूँ अच्छे से, जिसमें ए बी सी तीनों की डिस्टेंस इक्वल हो, उसका कैलकुलेशन आसान होगा, सब अच्छे तरीके से उसमें आप चीजों को समझ सकते हैं। एंगल भी तीनों सेम होगा, ठीक है। तो क्यूबिकल का कुछ केस देख लो, A = B = C, ठीक है। और एंगल जो होगा अल्फा = बीटा = गामा, कितना होगा 90 डिग्री, क्लियर है। अब टेट्रागोनल में आप जो केस देखेंगे, मैं दिखाता हूं केस, इसमें आपका होगा A = B does not = C, A = B does not = C। आगे देखते हैं A = B does not = C, और एंगल देख लेते हैं इसमें क्या केस है एंगल का। इसमें जो होगा अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री होगा, अल्फा बीटा गामा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। लेकिन इनके साइड्स जो हैं ए बी सी के इक्वल नहीं होगा, तो साइड डिफरेंट होंगे। आर्थोरोम्बिक के केस में आप देख लीजिए तीनों साइड डिफरेंट है, ए बी सी, लेंथ विड्थ हाइट कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। एंगल का केस देख लें, इस केस में एंगल आपका सेम है, अल्फा बीटा गामा क्या है 90 डिग्री। इनके शेप भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, जब इक्वल नहीं होंगे थोड़ा सा शेप भी क्या होगा चेंज होगा। दिखेंगे सब क्यूबिकल जैसे ही। मोनोक्लिनिक में भी तीनों सेम नहीं होगा। एंगल देख लेते हैं इसका क्या है, अल्फा गामा 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट = 90 डिग्री। अल्फा गामा ये तो 90 डिग्री है बट बीटा डज नॉट = 90 डिग्री। अब हमारे पास आता है भैया ट्राइक्लिनिक में भी वही है, तीनों साइड ये इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा गामा ये एंगल तीनों इक्वल नहीं है, गामा डज नॉट = 90 डिग्री। अब आपकी बात आती है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में जो होगा आप जानते हैं A = B does not = C, और यहाँ पे अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा 120 डिग्री, ठीक है।
थोड़ा सा हेक्सागोनल को अगर आप ध्यान में रखें, हेक्सागोनल में बताने की कोशिश करूँ आपको। जैसे ये एक छोटा सा समझिए आप हेक्सागोनल की कॉन्सेप्ट। जैसे ये एक हेक्सागोनल है कोई चीज, ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री। एंगल यहाँ पे एक एंगल तो 120 डिग्री होगा, बाकी जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। छोटा सा समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा जो है कहाँ रहेगा, ये हेक्सागोनल का है, हेक्सागोनल का नीचे लिख दिया था, ठीक है। रोम्बोहेड्रल का केस देख लेते हैं बेटा। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के केस में A = B = C और A = B = C, और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है मुझे अल्फा = बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा = बीटा टू गामा। हाँ, ये समझ आया। ये अल्फा बीटा गामा जो है ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आंकड़ा हमें याद नहीं था तो हमने देख देख के लिखा कि आंकड़ा गलत न हो जाए। अब एक आपको राहत भरी खबर देता हूं, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। राहत मिली, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। ये सब क्रिस्टल से कोई मतलब नहीं है, वो बकवास क्रिस्टल है। आप एक सुंदर सा स्टडी करना, क्यूबिक क्रिस्टल 3 साइड्स होंगे, ठीक है। ए बी सी जो आपके फेसेज होंगे, आपको उनको फेस मान लो, एज मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ बराबर होंगे, सब एंगल तीनों बराबर होंगे, जिस पे स्टडी करना आता है, ठीक है। तो बस इसी क्यूबिक को पकड़ेंगे और इसी क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। जो भी जरूरत पड़ेगी, इन सबसे कोई मतलब मत रखना, पढ़ना भी मत, याद भी मत करना, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर आपको मौका और टाइम मिले तो ऑर्थोनोमी के केस में ए बी डज नॉट इक्वल टू सी, एंगल इक्वल, थोड़ा सा देखोगे पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा ही है, जानकारी आपको मिलेगी। कोई पूछ लेगा टेट्रागोनल क्रिस्टल के अंदर इंटरएक्सियल एंगल, ये इंटरएक्सियल एंगल है, और ये A = B डज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी कोई देता है तो आप उसे बता दीजिए। BC के बराबर नहीं है, मतलब दो साइड इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है। लेकिन क्यूबिक जो बता रहा है उसमें तो आपके साइड्स इक्वल है, ABC, और एंगल की क्या है, इसलिए आपको बात को बता रहा बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, या उसे आप बोल सकते हो लैटिस बोल सकते हो, सिंपल या प्रिमिटिव लैटिस या यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है जनरली पहले तो देखते हैं 2 टाइप की होती है यूनिट सेल। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। देखो यूनिट सेल, एक तो होगा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब है इसमें जो एटम्स होंगे केवल कार्बन में होंगे। किसमें होंगे बेटा एटम्स? केवल कार्बन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, केवल इसमें एटम कहां प्रेजेंट होंगे? कार्बन पे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्यूब में 8 कार्बन होते हैं, तो एटम कहां प्रेजेंट होंगे? इसमें केवल कार्बन पे। इसलिए इसको बोला गया सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। घबराना मत कि प्रिमिटिव क्या चीज है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ये जो बात है, ये दूसरा पूरा बना देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इसको आपको समझाऊं, ठीक है। थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक जो भी क्रिस्टल्स हम देखते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म, शुगर का सॉलिड फॉर्म, कोई भी अभी क्या है, गोल्ड का चेन लोग पहनते हैं, जैसे गोल्ड का चेन पहनते हैं उसमें पूरे क्रिस्टल जो भी होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गोल्ड का ही होगा। क्या होगा? पूरे गोल्ड के होंगे। अब वहां आपको ऐसा नहीं दिखाएगा गोल्ड का इतना, बस उसी में फील करना है।
वो वेल अरेंज्ड है, पूरे पूरे वेल अरेंज्ड है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। एक उसमें लॉन्ग रेंज होती है, जो पार्टिकल्स हैं, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की लॉन्ग रेंज देखने को मिलती है, ठीक है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है, फिक्स होता है कि इतना मेल्टिंग पॉइंट ले जाओ तो वहां पे वो पूरी पूरी मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो वेल अरेंज्ड होगा, किसी भी सब्सटेंस का या कोई भी क्रिस्टल ले लो, किसी भी एटम अगर वेल अरेंज्ड हम रखते हैं, ठीक है। कोई चीज जैसे बुक वगैरह आप रखते हैं अलमारी पे वेल अरेंज्ड, तो आपको कोई भी बुक ढूंढनी है, जैसे अभी आपने यहाँ केमिस्ट्री आपने रैक बनाया है, फिजिक्स का रैक बनाया है, बायोलॉजी का रैक बनाया है, मैथ्स का रैक बनाया है और हिंदी का रैक बनाया है, ठीक है। तो और एक बार इंग्लिश का रैक बनाया है। इसमें आप अगर बुक ढूंढेंगे एक अच्छे से, कोई भी इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, केमिस्ट्री वेल अरेंज्ड रखे हैं, तो आपको ही ढूंढने में आसानी होगी, आप इजीली उसको केमिस्ट्री की बुक को ढूंढ सकते हैं, जाएंगे वहां से ढूंढ लेंगे। अभी क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो अब समझ लो आपसे मैं समझाना चाहता हूँ कि फिजिक्स में केमिस्ट्री की बुक केमिस्ट्री, बायो मैथ्स है, मैथ में हिंदी है, हिंदी में इंग्लिश है, ये सारी चीजें अगर एक साथ अगर खिचड़ी टाइप का पूरा फैला है चारों तरफ, तो वो वेल अरेंज है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जहां वेल अरेंज्ड की बात आती है वहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात आती है, और जहां पे वेल अरेंज्ड की बात नहीं आती है, ठीक है, डिसऑर्डर की बात आती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। ऑर्डर में दिखे कोई चीज तो आपका सिंपल है क्रिस्टलाइन, बिना ऑर्डर की बात की जाए तो एमॉर्फस, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं बिना मतलब की बात करते हैं, उसमें सीख कुछ जैसा कुछ नहीं होता, वो कहना क्या चाहते हैं, और जब पता ही नहीं है, कुछ लोग दिन भर बोलते हैं, ये नहीं क्लियर होता वो कहना क्या चाहते हैं, और कुछ लोग एक ही बात बोलते हैं तो वो बात क्लियर हो जाती है यही कहना चाहते हैं। तो यही सॉलिड स्टेट की कहानी। अगर वेल अरेंज्ड कोई चीज है, सही से फ्लो की जा रही, बताई जा रही है, स्पॉन्टेनियस लेक्चर दिया जा रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यूनिट सेल का जो पहला टाइप था सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल समझ में आया, और दूसरा जो है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, थोड़ा सा सेंटर्ड स्पेलिंग लिखने की कोशिश करना, गलत हो जाएगा तो सेंटर्ड, अब सही है, सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप का है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस FCC बोलते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल तो हमारा क्यूबिक ही है, और ये हो गया इंड सेंटर्ड, क्या हो गया ये इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल तो है ही। यहां पे आपका है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ये आपका हो गया इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, क्लियर हुआ? इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेंटर पर भी आपको एटम्स देखने को मिलेंगे यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको सेंटर्ड यूनिट सेल बोला है, ठीक है। अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो आइए हम आपको यहाँ पे एक एक यूनिट सेल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। पहले से एक बात समझ में, पूरा कमरा हमारा यूनिट सेल है, मैं कमरे को फोकस करूंगा, जो रूम है, आप भी जिस घर में बैठे होंगे आप उसे इमेजिन करिएगा, ठीक है। आपके जो भी कमरे होते हैं, जो भी रूम होते हैं, उनमें कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर होते हैं।
सबके घर में जो भी कमरे बनते हैं उसमें कॉर्नर तो एक ही होते हैं। हॉल बन रहा है तो उसमें भी कॉर्नर एक होते हैं। वो पूरा क्या होता है, हमारा क्यूबिकल होता है। तो मैं एक इसी क्यूबिकल कमरे में हूं, मान लो 10 बाई 10 के कमरे में हूं, ठीक है, जिसमें फेसेज, एज, साइड, एंगल सब कुछ क्या है, इक्वल, ठीक है। तो पहला हमारा है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। ओके, ध्यान से देखिएगा। सिंपल यूनिट सेल में जो है ओनली कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं ओनली एटम? एटम ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। ओके, तो कॉर्नर से दिखा देते हैं एटम्स को 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। केवल एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। माइंड करिएगा, मान लो इस जिस फ्लोर पे हम हैं, ठीक है, इस कॉर्नर एटम की मैं बात कर रहा हूं। अभी क्या है, इस यूनिट सेल के अंदर जो मैंने एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है, क्या पूरा पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है? ये एटम पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है? नहीं, ये एटम जो रखा गया है यूनिट सेल के बाहर भी है, मतलब बगल वाले यूनिट सेल में, ठीक है। कोई क्रिस्टल होगा या लैटिस होगा, एक यूनिट सेल तो होगी नहीं, मतलब रिपीटिंग एंड रिपीटिंग लाखों यूनिट सेल उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो मैं केवल एक यूनिट सेल पर रिपोर्ट दे रहा हूं। मुझे जो काम करना है, एक यूनिट सेल को जान लूंगा, बाकी उसी तरीके की आगे रिपीट हुई होंगी, ठीक है। मुझे केवल काम करना है एक यूनिट सेल पर। ओके, यहां पे देखिएगा, जैसे ये कमरा है, मैं एक एटम लेता हूं, एक बॉल लेता हूं बड़ा सा, एक कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर पे फंसा देता हूं, ठीक है। अभी इस फ्लोर पे मान लो 4 कमरे हैं, इसके बगल कमरे, आगे कमरे, पीछे कमरे, साइड, मतलब इस फ्लोर पे 4 कमरे हैं और जस्ट इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी 4 कमरे हैं। तो टोटल कमरे कितने हो गए? 8 कमरे हो गए। अब बताओ, अगर मैं एक कॉर्नर पर एटम रखता हूं तो वो एटम कॉर्नर वाला कितने कमरे में इक्वली डिवाइड होगा? सोच के बोलना है। अगर मैं कॉर्नर पर बॉल रखता हूं, 4 कमरे तो इसी फ्लोर पे हैं, 4 कमरे इसके ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, तो मैं एक एटम फंसा दूं अगर कॉर्नर पे, तो इक्वली कितने कमरे में डिवाइड होगा? 8 कमरों में डिवाइड होगा। कितने कमरों में डिवाइड होगा? 8 कमरों में डिवाइड होगा। अब मैं एक अगला क्वेश्चन पूछता हूं, अगर वो एक एटम या एक बॉल 8 कमरों में डिवाइड हो रहा है, तो एक कमरे का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उस एटम या बॉल के द्वारा उसके एक कमरे में कितना पार्ट आएगा? कौन बोलेगा? अगर 8 कमरों में एक बॉल डिवाइड हो रही है, एक बॉल 8 कमरों में इक्वली डिवाइड हो रही है, तो 1 कमरे का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बताइए जवाब आपका 1/8। ओके, तो मतलब यहां से जो अंदर आएगा, यहां से ये कमरा, मतलब इस कॉर्नर पे मैंने एक कमरा रखा, ये 8 कमरों में डिवाइड हो गया। इसके पीछे यूनिट सेल, आगे यूनिट सेल, बगल, ऊपर सारी यूनिट सेल्स हैं, तो ये क्या हो गया? तो इससे जो कंट्रीब्यूशन मिला 1/8 ईच यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल, ठीक है। तो ये 1/8 पार्ट जो है अंदर आ रहा है एक यूनिट सेल के अंदर। वैसे कॉर्नर टोटल कितने हैं? 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, ओके, अबाउट कॉर्नर। अगर मैं कॉर्नर के रिस्पेक्ट में लूं, आई रिस्पेक्ट कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन वन यूनिट सेल कितना होगा? 8 तो कॉर्नर है और एक कॉर्नर से 1/8 अंदर आ रहा है एटम, तो 8 × 8, 8 बन जाए, 8 बन जाए, कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 1। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर मैं कॉर्नर से देखूंगा, तो मतलब अगर मैं कॉर्नर पे एटम रख रहा हूं, तो एक यूनिट सेल के अंदर पूरा पूरा एक एटम आएगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को समझ आई? सबको आई होगी। अगर एक कॉर्नर से 1/8 पार्ट अंदर आ रहा है, मान लो हमारे पास कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 5 6 7 8। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक कमरे
कमरे के अंदर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 कॉर्नर से 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 ओके। अगर 1/8 हर कॉर्नर से एक यूनिट सेल में आ रहा है तो टोटल कितने एटम उस यूनिट सेल में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं रिस्पेक्टिव कॉर्नर। तो देखते हैं 1/8 को हम सब प्लस कर दें, 1/8 को 8 टाइम प्लस कर दें, 1/8 को कितने टाइम प्लस कर दें। ऐसे आपको बहुत कम, जितने भी आप वीडियो देखेंगे, जितना भी इस तरीके से आपको बहुत ही समझाया ही नहीं गया होगा, सीधा सीधा बात इस तरीके से आपको बताया ही नहीं गया होगा, ठीक है। बहुत छोटे स्तर पे मैं क्लास 6 का मैं प्लस बता रहा हूं केवल एटम को एक कमरे के अंदर दिखाने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 टाइम्स और मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो इक्वल टू 1 आएगा। और कैसे आएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, 1 को 1 8 टाइम प्लस कर लो तो 8 आएगा, 8 बन जाएगा इक्वल टू 1। मतलब एक एटम पूरा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल 1 अकॉर्डिंग कॉर्नर के अनुसार जो मैं एटम रखूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको मैंने बताया इफेक्टिव एटम्स। अब अगला जो मैं आपको बताऊंगा इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। ये जो एटम्स होंगे, एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। कॉर्नर पर तो होंगे ही एटम, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर, बॉडी पूरी यूनिट सेल के एक एटम बीच में भी होगा, ठीक है। अगर ये कमरा है, एक बड़ा सा एटम बीच में रख दें, कहा रखें बड़ा सा एटम एक बीच में रख दें, तो वो पूरे पूरे कमरे के अंदर होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। अगर इस कमरे के अंदर एक एटम बीच में रखें तो कहीं डिवाइड होगा किसी और यूनिट सेल में, अगल बगल साइड ऊपर नीचे कहीं जाएगा क्या, कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये आपका एक कॉर्नर से होगा और एक बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, कॉर्नर पे और एक बॉडी के अंदर, ठीक है। या आप लिख सकते हो इनसाइड, इनसाइड बॉडी, ठीक है, बॉडी के पूरा पूरा अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉर्नर के। अब कॉर्नर के रिस्पेक्ट में क्या था, एक एटम जो कॉर्नर पे है 1/8 अंदर आ रहा है, तो एटम बन जाएगा, यहाँ से 1 मिला। अब इनसाइड बॉडी अंदर है तो यहाँ पे पूरा पूरा एक एटम हो गया। तो अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जेड की वैल्यू को देखूं तो एट कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 8 × 1/8 + 1, ये कैंसिल, 1 + 1 = क्या हो गया 2। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स को हम रख सकते हैं, पूरा पूरा 2 एटम्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसके फिगर्स को भी मैं आपको बना दिया हूं, ध्यान से समझिए, ठीक है। यहां पे आप देखिए कॉर्नर पे एटम तो है और सेंटर पर भी एटम, कहां है, एक एटम सेंटर पे, ठीक है। इसका पूरा कंट्रीब्यूशन जो है 1 होगा पूरा यूनिट सेल के अंदर, और इससे कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और एक कॉर्नर में तो 1/8 से एक कॉर्नर में 1 एटम अंदर आएंगे और इससे 1 आ जाएगा, तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा होगा इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा जो है क्या आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बताओ इसका क्या कॉन्सेप्ट है एटम का, इसमें एटम जो है कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ क्या होंगे, फेस पे भी होंगे। अब बात आती है सर फेस क्या होता है। पहले बात जान लो, क्यूब के अंदर जो फेस होता है, क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, कॉर्नर तो पता ही है आपको 8 होते हैं, ठीक है। अगर कॉर्नर से एटम के अंदर बात करूं कॉर्नर के अकॉर्डिंग, तो बार बार बता रहा हूं 8 × 1/8 = 1।
अब मैं फेज के अकॉर्डिंग बात करूं, फेज तो 6 होते हैं। अब देखो ये आपका ये वाल पूरा एक फेज है, एक फेज, दो फेज, 3 4 5, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेज है। अगर मैं एक एटम को इस फेज के बीच में लगा दूं, इस दीवार के बीच में एक एटम फंसा दूं, बीच में एक एटम बीच में रखूं, तो अब आप बताइए दीवार के बीचों बीच अगर एक एटम रखा जाएगा उसका कितना पार्ट इस कमरे में होगा। जिस कमरे में मैं खड़ा हूं उस कमरे में कितना पार्ट आएगा बताइए मुझे, ध्यान से बताइए। जैसे ये एक दीवार है, यह एक फेस है, एक फेस है, ठीक है। अब मैं इसके जस्ट बीचों बीच एक एटम रख देता हूं, फिर करिएगा इस दीवार के बीच में मैंने एक एटम, ध्यान रखिएगा इस फेस के बीच में मैंने एक एटम फंसा दिया, ठीक है, बीच में। तो आप मुझे बताइए कितना कंट्रीब्यूशन इस कमरे में आएगा जिसमें मैं खड़ा हूं या आप बैठे हो, जैसे भी हो आप, तो 1/2 पार्ट अंदर आएगा और 1/2 पार्ट दूसरे वाले कमरे में होगा। क्लियर है? तो ऐसे कितने फेसेज हैं? 6 फेसेज है। यदि 6 फेसेज से 1/2 पार्ट अंदर आया तो फेस यहाँ पे 2 3 जा 6, तो आपको फेस के अकॉर्डिंग कितने एटम्स अंदर आएंगे? 3 एटम्स, ठीक है। फेस के रिस्पेक्ट में 3 एटम यूनिट सेल के अंदर होंगे, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है, रिस्पेक्ट टू फेस सेंट्रल यूनिट सेल। तो चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लो एटम पर यूनिट सेल, फेस एटम, एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। 6 फेस एटम है और वहां पे क्या होगा 1/2 एटम पर यूनिट सेल। तो आप इसे यहाँ पे की वैल्यू देख लें, एक कॉर्नर से 1/8 अंदर प्लस फेस कितने हैं 6 और 1/2 पर यूनिट सेल अंदर 1/8 2 3 जा 6 8 से 8 कैंसिल होगा, z इक्वल टू 1 प्लस मतलब z इक्वल टू 1। बात क्लियर होती है यहाँ पे? उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, z इक्वल टू क्या हो गया ये क्लियर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक बात और आप बताना था, आप कहेंगे सर ने नहीं बताया, इंड सेंटर। इंड सेंटर में एक मिनट बता दूंगा, हाँ, लेकिन इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूंगा आपके लिए, क्यूबिकल स्ट्रक्चर फेस सेंटर के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसको फोकस है। फोकस करना मतलब बोरिंग टाइप का लगना। अब ये देखो एक कॉर्नर पे हो गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा आइटम बना दिया हूं। देखो फेस पे रखता हूं आइटम, ध्यान से, एक फेस ये है, ऊपर नीचे अगल बगल, ठीक है, और ये आपका हो गया एक फेस इधर है, जैसे बोल सकते हो कि मैंने ऊपर और नीचे बनाया, तो एक ऐसे ही देखो, एक आगे ये वाला और एक पीछे वाला फेस, 6 फेसेज है। यहाँ मैं एक यहाँ बना देता हूँ और एक यहाँ बना देता हूँ, ये 6 फेसेज हो गए, ठीक है। ये फेसेज कितने हो गए? 6 हो गए आपके पास। तो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था 1/2, तो 6 फेसेज से जो मिला है। अब इंड सेंटर्ड की बात मुझे करना है, किसकी बात करना है? इंड सेंटर्ड। देख लेते हैं इंड सेंटर्ड। इसकी मैं पैकिंग एफिशिएंसी भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे एटम को पैक करना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा से ज्यादा एटम इसमें पैक किए जा सकते हैं किधर एलिमेंट। तो अभी तो मैं ये देख रहा हूं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर पे तो हमेशा एटम है, जो इंड सेंटर्ड होगा ये क्या होगा? एक फेस अपोजिट फेस पे इंड पे एक एक एटम रहेगा, एक एटम यहाँ पे रखा जाएगा और एक एटम यहाँ पे, ठीक है। चाहे यहाँ इंड पे दोनों रख लो, चाहे इधर रख लो, चाहे इधर रख लो, ठीक है। ये अपोजिटली फेस है, ये इसके अपोजिट ये वाला फेस है, इसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, ठीक है। फेस के अपोजिट साइड में एक एक एटम को अगर मैं रखूं तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉर्नर 8 है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन प्लस इंड सेंटर्ड से कितना आएगा? ये 2 इंड सेंटर्ड है,
और एक से प्लेस है तो प्लेस के बीच में रखा गया है। 1/1 का कैंसिल होगा, 1 + 1 इन सेंटर यूनिट कितने आ रहे हैं आपके पास 2। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको बताया इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कितने कितने पूरे एटम्स एक यूनिट सेल के अंदर रखे जा सकते हैं। इफेक्टिव एटम्स एक यूनिट सेल के अंदर क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से बताने की कोशिश करूँ, सिंपल यूनिट, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट। 60 लिखने के चक्कर में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 2, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 4, और इन सेंटर क्यूबिक के लिए जो जेड की वैल्यू होगी क्या, याद हो गया? इतनी बात है और मैंने इसको एक्सप्लेन किया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर।